अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कंपटीशन चल रहा है भाई साहब, बहुत जोरदार कंपटीशन। सारे चड्डी गैंग संघी उतर गए हैं नए कंपटीशन में। अच्छा, हमारा वाला भी ऐसे ऐसे काम करवाता है, कभी थाली बजवाता है, कभी ताली बजवाता है, संघियों वाले काम करवाता है, और जनता ने थाली पीट के देख भी लिया रिजल्ट क्या आया। यही काम अब नया प्रोपेगेंडा लेके आया है। वो क्या है? तिरंगा लगाओ भाई डीपी पे। भाइयों बहनों, जो मैं सच्चा राष्ट्रवादी होगा हर घर तिरंगा लगा। पता क्या चला? हर घर तिरंगा। तिरंगा खादी से बनता है अब तक, लेकिन अब मोदी जी ने कॉटन बिकवाने के लिए अपने दोस्त का कि कॉटन से झंडा बनाएंगे और पूरे देश में। अब दोस्ती कितनी गहरी है, कमाल है यार। मेरे दोस्त मनहूस है ही नहीं इतने, मतलब दोस्ती के नाम पे कलंक है ससुरो। और देखो, दोस्ती हो तो मोदी जैसी हो। दोस्ती निभाने में मोदी से आगे कोई नहीं है दोस्तों। अपने चंगू मंगू का कॉटन बिकवाने के चक्कर में पूरे भारत ने एक नया अभियान शुरू कर दिया, तिरंगा अभियान, हर घर तिरंगा। बताइए, 52 साल तक जिनके मां बाप ने, बाप और दादा और परदादा ने तिरंगे से दूरी बना के रखी, अपने दोस्त का कॉटन बिकवाने के चक्कर में पहले कानून में तब्दीली करी नहीं कि कॉटन में भी बन सकता है तिरंगा, और फिर नया प्रोपेगेंडा लागू कर दिया, जिसके तहत अब आप किसी भी संघी से कहिएगा, भाई साहब रोजगार डीपी लगाई क्या तिरंगे पे? है नहीं लगाई, गद्दार कहेंगे। भाई साहब, वो कोरोना में इतने लोग मारे गए, तिरंगा की डीपी कहां है? डीपी कहां है? डीपी कहां है? गद्दार कहेंगे। भाई साहब नहीं, वो तो तिरंगे वाली बात ठीक है, वो हम लगा लेंगे। ये बताइए, वो सिलेंडर बड़ा महंगा, या दही पे भी टैक्स वैक्स लगा दिया कुछ तो। डीपी लगा, गद्दार बिना डीपी लगा कैसे बात कर रहा? मोदी जी ने कह दिया है डीपी लगाना है। डीपी तिरंगा कहां है? तिरंगा कहां है? गद्दार, नौकरी चाहिए। अरे तेरे जैसे को तो नौकरी नहीं देनी चाहिए। अरे तेरे को तो दही भी नहीं खाना चाहिए। गद्दार इस देश का नहीं कहेगा। तिरंगा कहां है? तिरंगा। अच्छा, ये खुद वो लवासुर हैं जिनके बाप दादाओं ने कभी तिरंगा नहीं लगाया। हंसी आ रही है? देश के साथ मजाक मैं नहीं, मोदी जी कर रहे हैं। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। अंधभक्तों का करने आया रजा, बुरा हाल। नाम याद रखिएगा, रजा गराफी। अंधभक्तों के लिए सिर्फ यही है बाप काफी। जी हां, अब आगे बढ़ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हैं नेशनल प्राइम टाइम शो। जी हां, ऐसा प्राइम टाइम शो जिसके अंदर वो सारी बातें, वो सब कुछ आपको बता दी जाती हैं जो गोदी मीडिया आपसे छुपाता है। खासकर जो काम गोदी मीडिया का है, जो सही में पत्रकारों का काम है, वो नहीं करते, तो हम छोटा मोटा कोशिश करते हैं और आपके सामने वो सारी बातें रखते हैं। अब अगर आप हमारी बात पर खुश होते हैं तो आपकी तरफ से हमें पैसा नहीं चाहिए, दो चीज चाहिए। एक तो हाथ उठाकर हमारे लिए दुआ कर दिया करिए, दूसरा लाल बटन पर जो सब्सक्राइब हमारा बटन है चैनल का, उस पर क्लिक कर दिया कीजिए। इससे हमारी आवाज को थोड़ा और गति मिलेगी। समझ रहे हैं? चलिए दोस्तों, राहुल गांधी को भले ही वो पप्पू बोलते हो, लेकिन राहुल गांधी ने आजकल इनके कच्छे फाड़ दिए हैं। स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग के सभी साथियों से मिलकर बहुत खुशी हुई। इतिहास गवाह है,
हर घर तिरंगा मुहिम चलाने वाले उस देशद्रोही संगठन से निकले हैं जिन्होंने 52 सालों तक तिरंगा नहीं फहराया। आजादी की लड़ाई से ये कांग्रेस पार्टी को तब भी नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। दोस्तों, इतना ही नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। धो तो दिया है राहुल गांधी ने इस 4 लाइन में ही, लेकिन हम जब तक नहीं धो लें तो कैसा मजा। दोस्तों, अब इस आरएसएस और संघीय और भाजपाई का फर्जी राष्ट्रवाद का चड्डा अभी हम फाड़ेंगे। इस स्क्रीन पर लगी हुई इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़िए। जनसत्ता की यह रिपोर्ट है। क्या लिखा है हेडलाइन में? संघ मुख्यालय पर तिरंगा फहराने वाले के खिलाफ आरएसएस ने कर दिया था केस। संघ के मुखपत्र ने लिखा था, तिरंगा कभी भी हिंदुओं द्वारा अपनाया नहीं जाएगा। समझ लीजिए, आज जो हिंदू हैं और वो हिंदू जो खासकर आरएसएस और मोदी से जुड़े हैं, बीजेपी से जुड़े हैं, वो नकली राष्ट्रवादी हैं, नकली देशभक्त हैं। आरएसएस का ये खुद कहना है। क्यों? क्योंकि आज अगर ये कह रहे हैं कि तिरंगे का अपमान ये कांग्रेसी कर रहे हैं और ये मुल्ले तिरंगे से भाग रहे हैं, और जो तिरंगा ना फहराए वो गद्दार है, जो मोदी जी का एजेंडा चल रहा है, तो उस हिसाब से सबसे पहले तो आरएसएस ने ही मना कर दिया कि हिंदू कभी तिरंगों को अपना नहीं सकता। आपकी स्क्रीन पर जरा ध्यान से मैं पढ़ के बता देता हूं ताकि बहरे और अंधों को भी सुनाई दे जाए। आजादी के 75वीं वर्षगांठ के लिए प्रधानमंत्री मोदी हर घर तिरंगा अभियान लॉन्च किए हैं। पीएम मोदी ने 2 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट की डीपी में तिरंगा लगाया और सभी देशवासियों से ऐसा करने की अपील की। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस पर 20 करोड़ लोगों के घर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। कभी महाराष्ट्र के बाबा मेड़े, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी ने नागपुर में स्थित आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा था। ये 3 लोगों का सदस्य वाला ग्रुप था। इन लोगों को यह टेंशन थी कि आखिर ये आरएसएस वाले अपने दफ्तर पर तिरंगा क्यों नहीं फहराते। दोस्तों, अब जब 26 जनवरी 2001 को बाबा मेड़े के नेतृत्व में 3 सदस्यीय दल ने अपना लक्ष्य पूरा करते हुए आरएसएस नागपुर के दफ्तर पर तिरंगा फहरा दिया, तो आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि हेडगवार स्मृति मंदिर की शिकायत पर, आरएसएस की शिकायत पर तिरंगा फहराने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। यह मामला नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल पहले तक नागपुर की एक निचली अदालत में यह पूरा मामला चलता रहा। अगस्त 2013 में अदालत ने तीनों आरोपियों को बाइज्जत बाद में जाकर बरी किया। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बाद संघ के मुख्यालय 26 जनवरी 2002 को ही सिर्फ तिरंगा फहराया गया। इस बीच 52 साल में एक बार भी आरएसएस के मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। आपको ये पैराग्राफ स्क्रीन पर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि अंधों को पता चल जाए कि तुम नंगे थे, नंगे हो और तुम्हारी औकात दुनिया को पता है। आरएसएस ने तिरंगे का विरोध किया। जनसत्ता में लिखी हुई खबर है। आरएसएस पर किताब लिखने वाले प्रोफेसर शमसुल इस्लाम का दावा है कि संघ ने अंग्रेजी मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर ने 15 अगस्त 1947 ने तिरंगे की भर्त्सना करते हुए, तिरंगे का अपमान करते हुए लिखा, हिंदुओं द्वारा तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया जाएगा, न ही उसे अपनाया जाएगा। 3 आंकड़ा यानी 3 कलर अपने आप में अशुभ हैं। एक ऐसा झंडा जिसमें 3 रंग हो बेहद खराब मनोवैज्ञानिक असर डालेगा और देश के लिए नुकसानदायक होगा। तो आरएसएस की सोच यह है दोस्तों कि यह तिरंगा देश के लिए नुकसानदायक है, और उसी आरएसएस के भारत के प्रधानमंत्री मोदी और उसी आरएसएस का दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, ये बीजेपी फर्जी राष्ट्रवाद का ढोंग रच रही है ताकि आप बेरोजगारी की बात ना कर सके, ताकि आप शिक्षा की बात ना कर सके, ताकि आप महंगाई की बात ना कर सके, ताकि आप जीडीपी की बात ना कर सके। आप इनमें से किसी चीज पर बात करेंगे तो वो लवड़ासुर आपसे पूछेंगे, डीपी लगाया क्या,
डीपी पर तिरंगा क्यों नहीं है? अब दोस्तों भाजपा का घटिया खेल देखिए। ये सब कुछ जो बेच रहे हैं, अब ये तिरंगा भी बेच रहे हैं। और किस प्रकार से बेच रहे हैं? पूरे सरकारी तरीके से बेच रहे हैं। मोदी जी ने अपनी सरकार को और भाजपा वालों को रोजगार दे दिया है। अखबार की इस कटिंग को सिर्फ दिमाग से पढ़ लीजिए। भाजपा ने दफ्तर में खोली दुकान, 10 से लेकर 1000 रुपये तक मिल रहे हैं झंडे। देशभक्ति हो तो भाई साहब ऐसी हो। अगर ये सच्चे देशभक्त होते लवड़ासुर तो ये तिरंगा फ्री में बांटते, लेकिन नहीं, इनको तिरंगा बेचना है। दिस इज बिजनेस ब्रो, बिजनेस। This is business. जितना तिरंगे का अपमान ये आरएसएस और बीजेपी वाले करते हैं, दुनिया में ऐसा अपमान किसी भी देश का कोई व्यक्ति न करे। भारत के इस तिरंगे का अपमान जिस दौर में बीजेपी मोदी जी का एक फर्जी प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर घर तिरंगा, वहां पर आजमगढ़ का ये तस्वीर देख लीजिए। भाई साहब पुलिया पर कूड़े को छुपाने के लिए, ताकि मुख्यमंत्री को कूड़ा ना दिख जाए, इसके लिए आजमगढ़ में नाले को तिरंगे की बैरिगेटिंग से ढककर राष्ट्रीय गौरव का अपमान किया जा रहा है। सीएम की तस्वीर कूड़े में रखने के कारण एक कर्मचारी की नौकरी छीनने वाले क्या तिरंगे का अपमान करवाने पर मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों से इस्तीफा लेंगे? दोस्तों, यह है बीजेपी का घटियापन और आरएसएस और संघीय जानवरों की नकली राष्ट्रवाद। ये गद्दार हैं, ये खुद गद्दार हैं। आज जो बुलडोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा, बिल्डोजर बाबा के फैन हैं, ये कसम से सिर्फ उनके इसलिए फैन हैं क्योंकि बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पर चल रहा है, हालांकि अब मंदिरों पर भी चल रहा है। कल की नेशनल प्राइम टाइम में मैं आपको बता चुका हूं कि गुजरात में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर पर हिंदुओं की मौजूदगी में बीजेपी सरकार ने बुलडोजर चलवाया। अब कमाल की बात तो यह समझ लीजिए, देश की जीडीपी सुधार नहीं पा रहे हैं तो देश वालों की डीपी बदलवाने की बात कर रहे हैं। वाह 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 बुद्धि, वाह, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। जीडीपी बदलनी थी भाई, आपको डीपी नहीं बदलवानी थी। फर्जी तिरंगा अभियान चलाने के लिए देश का पूरा ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली गई, तिरंगा रैली भाजपाइयों और संघियों के द्वारा निकाली गई। आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 का अपडेट लगा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने बाइक रैली में नियमों का उल्लंघन करने पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को 21,000 का चालान भेजा। हेलमेट, लाइसेंस, पीयूसी प्रमाण पत्र और एचएसआरपी प्लेट का उल्लंघन। वाहन के मालिक पर भी पीयूसी और एचएसआरपी का उल्लंघन के लिए 20,000 रुपए का चालान भेजा गया है। देखिए, महंगाई के लिए डीजल पेट्रोल के जो दाम है इसको बढ़ा दिए जाते हैं। आसपास के देशों में देखिए तो कितने मोदी के सस्ते टाइम हैं। पे नहीं बढ़ेंगे दाम? बढ़ेंगे नहीं, घटेंगे। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। देखा दोस्तों, दूसरी तरफ जहां पर राहुल गांधी और कांग्रेस को ईडी के द्वारा लगभग दबा ही दिया गया है, जहां मोदी जी सोच रहे थे कि राहुल गांधी तो गयो, वहीं पर राहुल गांधी का एकदम धमाकेदार बयान आया है। राहुल गांधी ने कह दिया है कि सुनो, मैं नरेंद्र मोदी से नहीं डरता, जो करना करे, कुछ नहीं होने वाला। सुनिए। आज प्रदर्शन होगा राहुल? नहीं, देखिए, आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी सर। देखिए, ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, जो चुप नहीं होने वाले जी। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर। सर, बीजेपी कह रहे हैं कि रण छोड़ने भी नहीं देंगे और भागने भी नहीं देंगे। मतलब बीजेपी संबित पात्रा कह रहे हैं कि भागने नहीं देंगे और रण की बात कर रही है, लड़ाई की बात कर रही है कांग्रेस पार्टी। भागने की कौन बात कर रहा है? भागने की वो बात कर रहे हैं। देखिए, सुनिए बात जी।
हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। राहुल जी वॉच जी बोलने दीजिए। जी जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। जी ये कुछ भी करने राहुल, ईडी कह रही है कि शेल कंपनी हुआ। दोस्तों, बीजेपी का हाल ये देखिए कि बीजेपी के समर्थक, जैसे मैंने आपसे कहा था कि बीजेपी के समर्थक हर जगह मौजूद हैं। अधिकारी हो, इंस्पेक्टर हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, एसडीएम हो, बड़े बड़े लेवल पर बीजेपी के सपोर्टर मौजूद हैं, संघी सोच के लोग मौजूद हैं। ऐसा ही एक मामला पन्ना के कलेक्टर का सामने आया है, जो कि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। कोर्ट में मामला चला तो जज ने अच्छी तरह से लताड़ा। जी हां, पंचायत चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए सरेआम धांधली करने पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा को हाईकोर्ट ने लताड़ा। हाईकोर्ट ने कहा कलेक्टर संजय कुमार मिश्रा सत्ताधारी पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यह हाईकोर्ट ने कहा है, अभी सुनाऊंगा आपको। कितनी बड़ी बात कही है कि कलेक्टर तक बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। यही तो बात है। बीजेपी के एजेंट के तौर पर गोदी मीडिया, बीजेपी के एजेंट के तौर पर ये पुलिस, ये संस्थाएं और खासकर वो ईडी, सभी अगर जांच हो तो पता चले कि ये सब बीजेपी के एजेंडे को और बीजेपी के एजेंट बनकर आगे बढ़ा रहे हैं। अब सुनिए कोर्ट का बयान, लताड़ कैसी लगाइए, सुनिए। Respondents notice is waived by Shri Naman Nagarath, learned senior counsel for respondent number 3. Naman Nagarath assisted by Shri Yadav. Yes. For respondent number 3. Next para. Serious allegations have been made by Shri Manoj Sharma, learned senior advocate, assisted by Shri Kaji Fakhruddin against the respondent number 1. Full stop. It is submitted that election to the post of Vice President Janpat Panchayat Gunnor District Panna took place on 27/7/2022. Petitioner was declared elected as he had secured 13 votes out of 25 against private respondent Ram Shiromani, as is evident from Annexure P1 issued by the presiding officer Shri Ram Nivas Chaudhary. Full stop. Thereafter, a certificate under Rule 17 of पूरा नाम डाल लीजिएगा 1995 के रूल्स का, दे दीजिए, नाम लिख के बता दीजिए इनको। Annexure P2 was issued by the presiding officer on 27/7/2022. Full stop. On the same day, a election petition was filed by the lost candidate, that is respondent number 3, before the prescribed authority, that is respondent number 1, and he decided the election petition filed under section 122 of Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam 1993 on the same day while impugned order Annexure P3. Full stop. Next para. It is submitted that principles of natural justice were not followed. Collector acted as a Collector Sanjay Kumar Mishra, इसका by name party बनाइए। जी बता। Sanjay Kumar Mishra acted as a political agent of the ruling party. सुन लिया, गू खुद खाते हैं लेकिन इल्जाम टट्टी का दूसरों पर लगाते हैं। कमाल की बात यह है, परिवारवाद कहते हैं कि कांग्रेस परिवारवाद वाले हैं, परिवारवाद चलता है। अब आपकी स्क्रीन पर तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, पत्नी भी बीजेपी ज्वाइन की, समझ रहे हैं, और चर्चा है कि बेटा उनकी जगह विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। कुलदीप के पिता भजन लाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। अब मुझे बताइए, यह परिवारवाद नहीं
तो कौन सा वाद है भाई साहब। दूसरी तरफ एक बार फिर से वो बाबा जो 35 रुपए में आपको 1 लीटर डीजल और पेट्रोल देने की बात कर रहा था, मोदी जी को जिताने के लिए अपने धर्म का, अपने नाम का, अपने बाबा होने का एक गलत इस्तेमाल कर रहा था, गलत फायदा उठा रहा था, जिसने बीजेपी के एजेंडों को आगे बढ़ाया और फर्जीवाड़े में बीजेपी का साथ दिया, लोगों को, देशवासियों को भटकाने और धोखा देने का सबसे बड़ा काम किया। मैं बात कर रहा हूं माननीय श्री बाबा रामदेव जी की। जी हां, एक बार फिर से अपनी चूरन, चटनी, गौमूत्र, पेशाब, पखाना और टट्टी बेचने के लिए साइंस यानी विज्ञान का अपमान करते हुए, कोरोना की वैक्सीन का अपमान करते हुए, भारत समेत जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका अपमान करते हुए अपनी चटनी को चमकाने के लिए एक बार फिर से अपमानित करते हुए विज्ञान को नजर आए हैं। विज्ञान का अपमान कर रहे हैं ताकि इनकी चटनी बिके। हालांकि ऐसे ही बयान पर पहले वो माफी भी मांग चुके थे, लेकिन फिर हगना शुरू कर दिया है। देखिए कि शायद तीसरी बार अभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जो बाइडेन। डबल वैक्सीन की डोज भी लगा ली, बूस्टर डोज भी लगा ली, उसके बाद फिर हो गया काम। लो, ले लो प्रसाद। ये कहते हैं हम दुनिया के शहंशाह, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं मेडिकल साइंस में। ये मेडिकल साइंस का फेलियर दिखा रहा है कि दुनिया वापस नेचुरल मेडिसिन की ओर लौटेगी। ये मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अभी शैशव में है, बच्चों की क्या बातें करना। अभी मेडिकल साइंस जो है ये तो 200 साल भी नहीं हुए, 50 साल से इन्होंने पूरा तबाही मचा रखी पूरी दुनिया में। क्यों लौटेगी पूरी दुनिया जड़ी बूटियों की ओर? स्वास्थ्य का नहीं, ये समृद्धि का भी कारण। इसलिए मैंने कल कहा था, शिक्षा और चिकित्सा की नई दिशाएं भारत से तय होंगी। पूरी दुनिया खोज रही है अल्टीमेट मेडिकेशन सिस्टम। अजी उन्हें जुमलों से है प्यार, उन्हें सच का क्या है सरोकार। स्क्रीन पर देखिए, 2 अगस्त को सरकार कहती है, यानी वित्त मंत्री हमारी कहती हैं, रुपया पस्त नहीं हुआ है, दूसरी मुद्राओं के मुताबिक बेहतर कर रहा है। भारत की करेंसी पर वित्त मंत्री बोली, काफी बड़ी बड़ी बातें बोली थी, लेकिन ये बोला था 2 अगस्त को। लेकिन 3 अगस्त को क्या खबर आई? डॉलर इंडेक्स में खबर छपी अमर उजाला में, रुपये में चालू वित्त वर्ष की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट, घरेलू मुद्रा पर दबाव बढ़ा, यानी सबसे ज्यादा निचले स्तर पर 3 अगस्त को चला गया रुपया। और निर्मला सीतारमण 2 अगस्त को बोल रही थी कि भारत का रुपया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। वो तो इसलिए अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, आपके अकाउंट वाला ना देवी जी। अब आप वित्त मंत्री हैं, आपके पास ज्यादा होगा तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। दोस्तों, एक बार फिर से किसान सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि देश में खाद की कमी हो रही है, खाद के लिए हमें एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ रहा है, पूरा पूरा दिन भटकना पड़ रहा है, लेकिन खाद नहीं मिल रही है। दोस्तों, लेकिन मोदी जी क्या कहेंगे? ना हमारे देश में खाद की कमी थी, ना हमारे देश में खाद की कमी है, ना खाद। अब हद यह है कि इनको गद्दार घोषित कर दिया जाएगा, आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा किसानों को। सुनिए, किसान का भटक रहा है, खाद का किल्लत है जी। खाद के लिए हम लोगों को खेतों साइड जो कहते हैं रोपा हुआ है, साइड धान रोप दिए, खाद का कोई पता नहीं है। धान का कोई हिसाब नहीं हम लोग को लग रहा है, कटाने के कोई उपाय नहीं है, खादे नहीं कहीं मिल रहा है। सब वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कैसा खेती कुछ नहीं है, वैसे ही रोप दिया, वैसे ही पड़ा हुआ है, बारिश भी नहीं है और खाद की भी किल्लत है। खाद की भी किल्लत बहुत दीजिए प्रधानमंत्री को, किसान खुशी है, लेकिन क्या चीज मिलता है कुछ हम इसको बोल रहे हैं। किसान तो भूखे मर रहा है, यही पंचायत में कुत्ता लेखा हुलका रहा है। हम लोग को खेती खादे नहीं मिलता, हम परेशान, कुत्ता लेखा हुलका रहा है। तो कोई पंचायत में जाइए, तो कोई पंचायत में जाइए। 4 बजे भोर से है, 8 बजे स्टार्टिंग हुआ, मजबूरी में 4 बजे भोर से यहाँ डेरा डाले गए।
2 किलोमीटर से हम लोग आए हुए हैं। वहीं दिल्ली में आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार ने जामिया के अंदर घुसपैठ करी। जबरदस्ती घुसे या कैसे भी घुसे, जामिया के स्टूडेंट्स को यह बात पसंद नहीं आई, क्योंकि जानते हैं संघ कहता क्या है। संघ तो कहता है कि जामिया को उड़ा दो, समझ रहे हैं, जामिया खत्म कर दो, मुस्लिम यूनिवर्सिटीज खत्म कर दो। तो किस सोच से आरएसएस के नेता वहां पर गया, इसका जमकर विरोध जामिया के स्टूडेंट्स ने किया। हाथरस जा रहे थे एक पत्रकार, लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया। सिद्दीकी कप्पन रेप पीड़िता को कवर करने के लिए, उनके परिवार को कवर करने के लिए जा रहे थे। रास्ते से ही उत्तर प्रदेश पुलिस ने उठा लिया और यूएपीए लग गया। दर्जनों बार उनकी बेल को खारिज किया जा चुका है। संघ कहां कहां पहुंचा है आप सोच भी नहीं सकते। स्क्रीन पर देख लीजिए, कल के दिन एक और काला दिन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सिद्दीकी कप्पन की बेल को, यूएपीए का जो केस था, खारिज कर दिया है उनकी बेल को। जी हां, और ये किसके इशारे पर हो रहा है सब जानते हैं। वहीं मुरादाबाद के एसडीएम का एक मामला मैंने आपको बताया था, सबूत के साथ आपको सारी चीजें पेश करी थी, जिसके बाद हमारी रिपोर्ट जब चली, बहुत जबरदस्त लेवल पर वायरल हुई। उसके अंश को लोगों ने शेयर किया, काट काट कर, ट्रिम करके वायरल हुआ, मामला हाईलाइट हुआ और उसका रिजल्ट सामने आया। मामला यह था कि एक मुस्लिम फर्नीचर वाले से फर्नीचर 2.5 लाख का लिया, 2 बार करके 2.5 लाख का टोटल एसडीएम साहब ने। जी हां, घनश्याम वर्मा एसडीएम है। उन्होंने अपनी बेटी के लिए और अपने लिए फर्नीचर लिया। पैसा मांगा जब उस मुस्लिम ने, फर्नीचर वाले ने, तो बिल्डोजर की धमकी दे डाली। वो नहीं डरा तो उसका सच में घर गिरा दिया। सारे लोगों ने सपोर्ट किया, तालियां बजाई कि मुसलमान का घर गिरा दिया, बिल्डोजर वाला बाबा की जय हो। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई, इंक्वायरी बैठी, तो सच में पता चला कि एसडीएम ने 2.5 लाख का माल लिया था लेकिन पैसा नहीं दिया, और फर्जीवाड़े तरीके से झूठे आरोप में डालकर उनके मकान को तोड़ा गया, क्योंकि वो मकान लीगल था लेकिन इलीगल बताकर तोड़ा गया। जिसके बाद मुरादाबाद के एसडीएम घनश्याम वर्मा साहब को सरकार के द्वारा ही सस्पेंड करना पड़ा। सुनिए, देखिए। हेलो, डीएल साहब की बात कर रही है आप? ठीक है, जाने मेरा भी बात वीडियो को भेजा दूसरी तरफ शिवसेना की नेता ने साफ साफ कह दिया है कि जो बीजेपी है वो विपक्ष चाहती नहीं है, विपक्ष को सभी को खत्म करना चाहती है। सुनिए। अभी भी कहूंगी कि एम्बोल्डन एंड एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी बनकर रह गया है कि ऑपोजिशन के सारे नेतागण हों, उनके दफ्तर हों, उन पे छापे मारकर, उनको सील कर कर ये प्रेशर बनाने की आदत है कि इनको किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, इनको चुप कराया जाए और कोई देश में विपक्ष ही ना रहे। ये केंद्र सरकार का पूरा षड्यंत्र है। हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे और संजय राउत जी खुद आप देख रहे हैं किस तरीके से ईडी के हिरासत में है। ईडी जब पार्लियामेंट सेशन में है, ना चेयरमैन को बताए, वाइस प्रेसिडेंट ऑनरेबल चेयरमैन को, राज्यसभा के चेयरमैन को ये इन्फॉर्मेशन दिए कि उनको डिटेन किया जा रहा है या अरेस्ट किया जा रहा है, तो जो मनमानी काम हो रहा है और सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज को अंडरमाइन किया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल बात सच है। ईडी का जिस प्रकार से इस्तेमाल कर रही है ये बीजेपी, अब उसका लाइव एग्जाम्पल एक और आपको बता देना चाहता हूं। संसद का ऐतिहासिक कल काला दिन था,
जी हां, जहां पर विपक्ष के सांसद संसद में मौजूद थे और संसद का सत्र चल रहा था, उसी दौरान मल्लिका अर्जुन को ईडी ने समन भेजा और कहा कि आपको अभी आना पड़ेगा, अभी के अभी। चुना हुआ नेता जनता की बातें लेकर विपक्ष बनकर सामने खड़ा हुआ है, सरकार के खिलाफ सवाल खड़े कर रहा है। इसी दौरान ईडी का नोटिस आता है, समन आता है और कहा जाता है कि नहीं, यहां आप सब कुछ छोड़िए, अभी आपको आना पड़ेगा। तो ये कौन करवा रहा है, सुनिए। Sir, once again I congratulate you. You have occupied that post, sitting there. I am very thankful to you. You have given me an opportunity to talk. देखिए साहब, ये सदन चल रहा है और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी हूं, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? एक। और दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलते वक्त ही कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे और जीतते रहेंगे। तो इसलिए सर दोस्त, वहीं आपको बड़ी खबर बता दूं, सबसे बड़ी खबर, रूस ने यूक्रेन पर हमला करने से पहले मोदी जी से सवाल किया कि मोदी जी, अगर आपकी इजाजत हो तो हम यूक्रेन पर हमला करें। मोदी जी ने कहा, भाइयों बहनों कर दो, दे दनादन। फिर उसके बाद रूस ने हमला शुरू कर दिया। ओह माय गॉड! ताइवान नैन्सी पॉलिसी जब आने वाली थी, आपको बता दूं, नैन्सी पॉलिसी ने खुद पूछा, अमेरिका ने मोदी से पूछा कि मोदी जी, क्या हम ताइवान अपनी नैन्सी पॉलिसी को भेज सकते हैं? मोदी ने कहा, भाइयों बहनों भेज सकते हैं। आज भारत के 75 आजादी के वर्षगांठ मना रहे हैं हम। यह अमृत काल चल रहा है, भारत आजाद है और भारत के दोस्तों को भारत शक्ति देता है। भेजिए नैन्सी पॉलिसी को। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बाद इतना ही नहीं, आजरबाईजान ने आर्मीनिया पर हमला कर दिया। कल की रिपोर्ट, हमला करने से पहले मोदी जी से पूछा तो मोदी जी, हम हमला आर्मीनिया पर करें कि नहीं? मोदी जी ने कहा, करिए, अमृत काल चल रहा है। हमला कर दिया। क्या बात करते हैं यार? आपको ये मजाक लग रहा है तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हैं, क्योंकि हमारे गृह मंत्री झूठ बोल सकते हैं क्या? नहीं। अरे बोलिए, हमारे गृह मंत्री झूठ नहीं बोल सकते हैं भाइयों बहनों। आपकी स्क्रीन पर देखिए, हमारे गृह मंत्री ने कहा है कि पीएम मोदी की राय के बिना आज दुनिया में कोई फैसला नहीं होता। वाह वाह मोदी जी, वाह वाह मोदी जी, वाह वाह। दोस्तों, अब एक सिंपल सा एक जनरल नॉलेज अपने छोटे भाई बहनों से पूछना चाहता हूं। सिंपल सवाल, जवाब देने को मेरी तरफ से एक जुम्मा मिलेगा।
बहुत महंगा है। सुनिए, सवाल यह है कि आप किसी देश के चिड़ियाघर की वेबसाइट अगर खोलेंगे, किसी भी देश का चिड़ियाघर का वेबसाइट खोलेंगे, तो चिड़ियाघर की वेबसाइट पर बैनर पर या उस चिड़ियाघर की वेबसाइट पर फोटो किसका होगा? कुत्ते का, शेर का, हाथी का, मगरमच्छ का, घड़ियाल का, दरियाई घोड़े का, सूअर का। लेकिन दोस्तों नहीं, कंफ्यूजन है। देखिए आपकी स्क्रीन पर यह बर्लिन का जूलॉजिकल पार्क है। देखिए वेबसाइट पर बंदर की तस्वीर है होम पेज पर। उसके बाद दोस्तों एडिनबर्ग की ये जूलॉजिकल पार्क है, उसकी वेबसाइट है, उस पर देखिए किसका फोटो, जिराफ का फोटो लगा हुआ है। उसके बाद ये देखिए सैन डिएगो की जो जूलॉजिकल पार्क है, चिड़ियाघर है, उस पर देखिए होम पेज पर किसका फोटो लगा हुआ है, उल्लू का फोटो लगा हुआ है। अब बात करेंगे भारत के चिड़ियाघर की, तो भारत के चिड़ियाघर के वेबसाइट पर किसका फोटो होगा? कुत्ते का, सूअर का, बंदर का, जिराफ का, किसका होगा? किसका होगा? देखते हैं ना, यह है। वाह 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 वाह, ओके ओके, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ओके ओके, बहुत बढ़िया, जोरदार, जबरदस्त, शानदार, वाह, विभत्स, अमृतकाल चल रहा है। बोल नहीं सकते कुछ। तस्वीर नहीं बोल दिया है, चिड़िया, अरे मोरी मैया। चलिए 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 आगे बढ़ते हैं। अब लाल सिंह चड्ढा की फिल्म का बाइकॉट करने के लिए संघी अपनी चड्डी तक का जोर लगा दे रहे हैं, लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि हैशटैग ट्रेंड करने की ताकत रखने वाले लवड़ासुर अपने बाप दादाओं की फिल्म को हिट नहीं करवा पाए। नाम नहीं लूंगा, इससे पहले कई फिल्में अभी बैक टू बैक फ्लॉप हुई हैं, लेकिन लाल सिंह चड्ढा को बाइकॉट करना है। ससुरो तुम्हारे पास पैसा है फिल्म देखने का? है 300-400 रुपया तुम 4-5 दिन में कमाते हो 2-2 रुपए का ट्वीट करके। गजब बेइज्जती है। अब इसी लिस्ट में देखिए अमीश देवगन, सरकारी चाटुकारिता करने वाला जानवर, लिखता है कि दिस कैन हैपन ओनली इन इंडिया वेयर यू कैन मेक फन ऑफ आवर फेथ एंड टेस्ट टॉलरेंस टू दिस लेवल। फाइनली दे से आई डोंट फील इंडिया इज सेफ टू लिव। एक्टर इज आमिर खान, मूवी इज पीके एंड डायरेक्टर इज राज के आर हिरानी। अब एक वीडियो का स्क्रीनशॉट शेयर किया है लवड़ासुर ने और दिखाया है कि भगवान का अपमान किया है आमिर खान ने। चलिए ठीक है, यहां पर एक सवाल खड़ा करना चाहता हूं। आमिर खान ने अपमान किया तो तब तुम्हारी अम्मा मर गई थी, तब बाइकॉट क्यों नहीं किया? अपमान किया है, ठीक है, आपकी आस्था को चोट पहुंची है, ठीक है, लेकिन अब तक कहां थे? ये बीजेपी का एजेंडा है ना हिंदू मुस्लिम, इसलिए चलाना है इनको। कमाल की बात यह है कि आमिर खान की पीके सबके पिछवाड़े में दर्द कर रही है, लेकिन वही अक्षय कुमार, कैनेडियन विदेशी अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड, जिसमें हर मोड़ पर देवी देवताओं का अपमान है, हर मोड़ पर श्रद्धा और मंदिर में किए जाने वाले कार्यक्रमों का अपमान है, प्रोसेस का अपमान है, पूजा का अपमान है, सब खामोश है। ओ माय गॉड की फिल्म पर सबका मुंह और पिछवाड़ा बंद, ना मुंह से गू निकल रहा है ना पीछे से गैस। लेकिन लाल सिंह चड्ढा का विरोध करने के लिए पीके की फिल्म का पोस्टर लगा लगा के आमिर खान के खिलाफ मुंह से, हाथ से, पिछवाड़े से, कान से बस हगने में लगे हुए हैं। लेकिन
अक्षय कुमार की औकात पर ये सब खामोश है, नकली देशभक्त, नकली हिंदुत्व के ठेकेदार। सुनिए। मीनिंग ऑफ मंदिर, somebody has explained me, this play has explained me, the meaning of mandir is man andar. God is within ourselves. We don't need to go somewhere to ask where he is and ask him about anything. And that is the day I realized I don't need to go, because why? Why is the word mandir there? Mandir means man ke andar, mandir. Because there the answers are very much within ourselves. So man ke andar, that was the real meaning of mandir. It was something about why waste so much milk on Lord Shiva, or इतने सारे भगवान हम डाल देते हैं, and that whole milk just goes out in waste. वही दूध हम किसी गरीब को दे दे, किसी के वहां दे दे, and that can come in use, and that is important. Because that will make the whole thing work. आज बारी हमारी। अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे। देख लिया दोस्तों, सुन लिया, किसी की भावना आहत नहीं हुई। जब अक्षय कुमार या हिंदू खुद हिंदू विरोधी बात कर दे तो इनका बदन और इनकी आस्था वो पहन लेती है, क्या कहते हैं, वो स्टील का पूरा कपड़ा पहन लेती है, कुछ होता नहीं, आयरन मैन बन जाते हैं। ये बाबा रामदेव का एक स्टेटमेंट सुनाने वाला हूं। मैं कसम खा के कहता हूं अपने इस प्यारे मुल्क भारत की, अगर ये स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट से मिलता जुलता कोई जुमला भी अगर मुसलमान बोल दे तो मॉब लिंचिंग करके ना ये सारे हिंदू राष्ट्रवादी बनने वाले और फर्जी राष्ट्रवादी गर्दन उतार दें उस मुसलमान की। अरे मॉब लिंचिंग कर करके कत्ल कर दें। सुनिए, यहां पर किसी का अपमान नहीं हुआ है, सुनिए। मैं काले भाठे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझे क्या बोला? काला भाठा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे, शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत सब तुम पर ही चढ़ते हैं। यदि भूत प्रेत होते हैं तो लगा दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, हटा दिया सबको वहां से। वेद में मंत्र आता है, दिवम आरोहम, इस धरती पर नहीं, तुम द्युलोक में चढ़ जाओ। तुम्हारे ऊपर शनि कैसे चढ़ जाएगा धरती से लाखों किलोमीटर दूर? पढ़ते हो कुछ? लाखों किलोमीटर दूर शनि धरती से कई गुना बड़ा तेरे ऊपर चढ़ेगा, तेरी चटनी निकल जाएगी। शनि चढ़ा पड़ा है इसके ऊपर। पढ़ते हैं साइंस और बात करते हैं नॉन साइंटिफिक। देखा, किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं हो सके, नहीं हुए। और स्टूडेंट्स के सामने, लाखों स्टूडेंट्स के सामने ये बात की गई। बाबा रामदेव का 2017 का ये पूरा वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है। दोगलापन चल रहा है पूरे देश में। कमाल की बात यह है कि आस्था को खुद चार्ज कर रहे हैं बीजेपी वाले। फ्री में अब आस्था भी नहीं दिखा सकते आप। देखिए ये दो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। बनारस के घाट पर 10 रुपए का प्रवेश टिकट हो गया है। गरबा आयोजन पर 18% जीएसटी है। मोदी हाथ तो मुमकिन है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ एमपी में नर्मदापुरम में एक मुसलमान को फिर से गौ तस्करी के शक में पीट पीट कर कत्ल कर दिया गया। और आपको और हमको अभी भी लग रहा है कि जेनोसाइड शुरू नहीं हुआ है, तो आपकी और हमारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। आपकी स्क्रीन पर देखिए
नजीर नाम के व्यक्ति को लाठी से पीट पीट कर इतना घायल किया कि नजीर मर गया। 2 उसके साथी घायल हो गए। मामला आखिर में जाके दर्ज हुआ, 4 गिरफ्तार हुए। लेकिन आपको बता दूं कि गौ तस्करी का भी मामला मरने वाले पर, उसके साथी पर हुआ है। तो समझ लीजिए दोस्तों, हाल यह है कि गुजरात से लेकर दिल्ली में जो गौ माता का घर बना है, वहां पर लाखों की तादाद में अंधभक्तों की अम्माएं मर रही हैं, माताएं सड़ रही हैं, लाश को कुत्ते नोच रहे हैं। लेकिन मुसलमान को मारने के लिए आज भी उसी गाय का नाम लेकर इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको लगता है और हमको लगता है कि अभी वो शुरू नहीं हुआ है जेनोसाइड, इसी को कहते हैं। कल मैंने बताया कि हैदराबाद में रात की तारीकी में गुंडों की तरह, चोरों की तरह मस्जिद को गिरा दिया गया। यह सरकारी तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम और मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का लगातार काम किया जा रहा है, पूरे सरकारी तरीके से। क्योंकि ये नौकरी दे नहीं सकते, छत दे नहीं सकते, रोजगार दे नहीं सकते, शिक्षा दे नहीं सकते, छीन सकते हैं मुल्लों से। उसी में पंडित जी खुश हो जाएंगे, उसी में हिंदू खुश हो जाएंगे। तो बस बीजेपी इसी पर काम कर रही है। आपकी स्क्रीन पर अब ये अगला जुल्म आसाम के मोरी गांव में स्थित मदरसा जमीउल हुदा पर बिल्डोजर चलवा दिया गया है। कुछ दिन पहले मदरसा संचालक मुफ्ती मुस्तफा को आतंकवादी गतिविधि में शामिल होने का आरोप लगाया गया और गिरफ्तार करवाया गया था। इसी बीच असम मुख्यमंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार के द्वारा पहले ही 800 मदरसों को बंद करवा दिया गया है। अच्छा, मदरसों से तकलीफ संघियों को क्यों है पता है? मदरसे का इतिहास मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा, लेकिन समझ लीजिए कि आज जिन मदरसों से संघियों के पिछवाड़े में तकलीफ हो रही है, उसी दारुल उलूम मदरसे की बुनियाद रखी ही इसीलिए गई थी 1947 से पहले अंग्रेजों के खिलाफ, ताकि मुसलमान मौलवी वहां पर मुसलमानों को इकट्ठा करें और उसी मदरसे से भारत के लिए, भारत की आजादी के लिए अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला फतवा निकला था कि अंग्रेजों के साथ और अंग्रेजों के लिए काम करना मुल्क से गद्दारी है और हराम है। और उसी मदरसे से तकलीफ किसको थी? अंग्रेजों को। और आज किसको तकलीफ है? क्या कह दिया मैंने, समझ में नहीं आया? आज अंग्रेजों के बच्चों को तकलीफ है, तो मदरसे को तोड़ने में लगे हुए हैं। वैसे मैंने सुना है कि गूगल पर ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। किसी को गूगल पे ढूंढने से विकास अगर मिल जाए तो हमको बता देना, हमको तो नहीं मिल रहा है। खैर, जिनको लगता है कि बुलडोजर और ईडी सिर्फ उनके अब्दुल के खिलाफ है, तो आपको बता दें, आपकी स्क्रीन पर ये न्यूज 24 का ब्रेकिंग न्यूज पढ़ लीजिए। महाराष्ट्र मराठावाड़ा के जालना में 3 कारोबारियों के यहां इनकम टैक्स के छापे। इन कारोबारियों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था, उसके बाद भी नहीं बच पाए। खैर दोस्तों, देश के ऐसे हाल हैं, आपका भी बुरा हाल है, फिर भी खामोश रहना है क्योंकि यह अमृत काल है। अजी मैं कहता हूं मुसलमानों से, डरो नहीं, घबराओ नहीं, इस्लाम की सारी जंगों को पढ़ो, इस्लाम के करीब आओ। जो फिल्में देख के चंद मिनट के लिए अपने आप को हीरो समझने लगते हो और टिकटॉक या रील पर आके डायलॉगबाजी करके खुश हो जाते हो और कुछ देर के लिए अपने आप को हीरो समझते हो और अपनी महबूबा के आगे अपनी चौड़ी छाती लेकर मचलते रहते हो, ये सब बेकार है। अगर असली ईमान जगाना है, अपने अंदर के डर को मिटाना है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी जंग को पढ़ लो।
कुछ नहीं पढ़ सकते तो मुहर्रम चल रहा है, सिर्फ करबला की तारीख पढ़ लो। खुदा की कसम, खुदा की कसम, जो तुम्हारे अंदर डर है, खौफ है, मिट जाएगा। अपने आप तुम नमाज की तरफ दौड़ोगे। बस तुम कोशिश तो करो, सिरात मुस्तकीम पर कायम तो हो। दीन के साथ दुनिया भी जरूरी है, इसीलिए आपको मुसलमानों को पढ़ाई पर, इल्म पर यानी एजुकेशन पर ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कुरान पढ़िए तो बस आप कामयाब हो जाएंगे, नहीं, वो बेशक वाजिब है, जरूरी है, लेकिन उसके साथ आज मुसलमानों के लिए दुनियावी इल्म भी काफी जरूरी है। इस चीज को समझो। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो भैया माफ कर देना, लेकिन मेरी जबान ऐसी ही है, मैं सच बोलता रहूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि मेरी आलोचना कमेंट में करेंगे, मुसलमान हैं, आप मुझे समझाएंगे कि भाई ये क्या बोलते हो, क्या समझाते हो, या ऐसा तुम खबर सुना। नहीं, मेरा काम है, मैं बोलूंगा। अच्छा नहीं लगता मत देखिए, क्योंकि ये मैं आपके लिए नहीं, अपने कब्र के लिए कर रहा हूं। मैं आपके लिए नहीं, अपने ईमान के लिए, परवरदिगार के लिए कर रहा हूं, अपने देश के लिए कर रहा हूं। अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। जय हिंद। तेरा बाप आया। करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ।